स्टोरी बहुत ही डिस्टर्बिंग है सुनने में, और आगे मैं आपको रियल वीडियो भी दिखाऊंगा गोप्रो कैमरा की जब इन लोगों के साथ ये सब हो रहा था, और वो बहुत ही खौफनाक सीन है। 25 फरवरी 2022 को सुबह 5:30 बजे कैरेबियन आइलैंड्स पे 3 बच्चों का बाप क्रिस्टोफर बूथराम अपने घर से निकलता है काम करने के लिए। क्रिस्टोफर पिछले 10 सालों से एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर था और इसकी जॉब थी पानी के नीचे इंस्पेक्ट करना, वेल्डिंग करना और चीजों को इधर उधर पहुंचाना। खुशकिस्मती से क्रिस्टोफर को 8 महीने पहले एक ऑयल और गैस कंपनी में जॉब मिल गई थी जिसका नाम था पेरिया फ्यूल, जो इसके घर से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे थी। पेरिया फ्यूल पे क्रिस्टोफर की जॉब थी अंडर वाटर पाइपलाइंस की मेंटेनेंस करना। इन पाइपलाइंस को पेरिया फ्यूल ऑयल को शिप्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो पाइपलाइन थी जो पेरिया फ्यूल यूज करता था वो यू शेप्ड की थी। दोनों साइड पर ये वर्टिकल सेक्शंस थे। ये दोनों सेक्शन पानी के बाहर निकले होते हैं। इन दोनों सेक्शंस को मिलाने के लिए 1200 फीट बड़ा पाइप सी बेड पर लगा हुआ था, यानी 2 क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा पाइप, और ये तकरीबन 60 फीट समंदर की गहराई में था। इनमें से एक वर्टिकल सेक्शन समंदर में काफी दूर होता है जिधर शिप्स आती हैं और अपना ऑयल डालती हैं। ऑयल फिर यहाँ से नीचे जाता है और इस 1200 फीट लंबी पाइपलाइन से होता हुआ दूसरे वर्टिकल सेक्शन पर पहुंचता है। ये वाला वर्टिकल सेक्शन जमीन के काफी करीब होता है। वहां पर वर्कर्स ऑयल निकालते हैं और जमीन पर उसको प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। क्रिस्टोफर वहां पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि वो और उसके कॉलीग्स ने आज अंडर वाटर पाइपलाइन की मेंटेनेंस के लिए डाइव करना है। लेकिन आज जिस पाइपलाइन की इन्होंने मेंटेनेंस करनी थी वो बड़ी यूनिक थी। इसका नाम था बर्थ नंबर 6। पेरिया फ्यूल की काफी सारी अंडर वाटर पाइपलाइंस थी, लेकिन बर्थ नंबर 6 को 2018 से इस्तेमाल ही नहीं किया गया था और पिछले 4 सालों से ये पाइपलाइन बंद थी। सालों पहले इन्होंने इस पाइपलाइन को इस तरह बंद किया हुआ था। ये फोम की तरह कुशन्स हैं, इनको दोनों वर्टिकल सेक्शंस पर डाला था और फिर इसमें हवा भर देते हैं। इसके बाद ये दोनों वर्टिकल सेक्शन एयर टाइट हो गए थे। इस पाइपलाइन का जो एक वर्टिकल सेक्शन होता है जो समंदर में दूर था, उसका मुंह बाहर ही निकला हुआ था, लेकिन जो दूसरा वर्टिकल सेक्शन जो जमीन के करीब था उसको इन्होंने पानी में डुबाया हुआ था ताकि आसपास की शिप्स आराम से किसी रुकावट के बगैर गुजर सकें। इसी वर्टिकल सेक्शन पे इन्होंने बहुत बड़ा हैबिटेट अटैच किया हुआ था। हैबिटेट में काफी बड़ी एयर पॉकेट थी। इसको ऐसे समझो, गिलास में हम टिश्यू डालकर अगर उसको हम उल्टा करके पानी के नीचे डालें तो जो गिलास के नीचे हवा है वो तो वैसे ही रहेगी और इसी वजह से टिश्यू भी गीला नहीं होगा। सेम ये हैबिटेट भी ऐसा ही था। इसके अंदर हवा थी और इसको पानी में डाल दिया था उस वर्टिकल पाइप की ओपनिंग के पास। जैसे क्रिस्टोफर और उसके कोलीग्स ने आज इस पाइपलाइन को एक्टिव करना था तो वो इस हैबिटेट में स्विम कर पहुंच सकते थे। वहां पर अपने सारे डाइविंग इक्विपमेंट्स को उतार कर इस पाइप पर काम कर सकते थे। तो आज इन लोगों का टास्क यही था, इस पाइपलाइन को एक्टिव करना। 4 लोग जिनके साथ क्रिस्टोफर ने जाना था उनके साथ ये पहले भी बहुत बार काम कर चुका था और वो लोग इसके दोस्त भी थे। इनके नाम थे काजिम, यूसुफ, फैजल और ऋषि। ये सब लोग तैयार होते हैं इस टास्क के लिए। अपने अपने डाइविंग इक्विपमेंट्स पहनते हैं। बोट के जरिए ये लोग उस अंडर वाटर पाइपलाइन के हैबिटेट के पास पहुंचते हैं। ये लोग सीधा डाइव करते हुए उस हैबिटेट के अंदर जाते हैं जिधर सांस लेने वाली हवा थी। वो हैबिटेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ते हैं, अपने सारे डाइविंग इक्विपमेंट्स और गियर्स उतारते हैं और काम शुरू कर देते हैं पाइपलाइन पे। इनका काम छोटा सा था। इन्होंने सिर्फ एक लीवर निकालना था तो उस फोम में से सारी हवा निकल जानी थी जिसने इस पाइप को सील किया हुआ था। जब एक डाइवर उस लीवर को घुमाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल जाम था। इनके पास रेंच नहीं था तो काजिम बोलता है रुको मैं सरफेस से रेंच लेकर आता हूँ। वो डाइविंग सूट पहनता है और रेंच लेने चला जाता है। शिप से उसको बंदा रेंच पकड़ाता है और वो डाइव करता हुआ दोबारा उस हैबिटेट में एंटर होता है और रेंच को पकड़ाता है। एक डाइवर रेंच को पकड़ता है, वो नीचे पाइप में झुकता है और लीवर को खोलना शुरू कर देता है और वो लीवर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो लीवर खुलता है एक खौफनाक चीज उस चैम्बर में होती है। जैसे ही वो लीवर खुला 1200 फीट लंबे पाइप में जो लो प्रेशर एयर थी वो एकदम से कांटेक्ट में आ गई थी हाई प्रेशर एयर की जो इस एयर पॉकेट में थी। हमें पता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। उसी सेकंड जैसे ही वो सील टूटी तो हाई प्रेशर एयर जो उस हैबिटेट में थी वो सारी पलक झपकते ही उस पाइप में घुस गई। ऐसा हुआ कि ये पाइप ओपनिंग दुनिया का सबसे पावरफुल वैक्यूम बन गई। इसने सभी कुछ इस हैबिटेट में 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपने अंदर ले लिया। सारी एयर, सारे इक्विपमेंट्स, तमाम 5 लोग इस पाइप में घुस गए। सिर्फ यही नहीं, इसने आसपास के समंदर का पानी भी अपने अंदर ले लिया। तो ये 5 लोग जिन्होंने अपने स्कूबा गियर्स भी नहीं पहने हुए थे वो इस पाइप में उड़ते हुए जा रहे थे। सारे हैवी इक्विपमेंट इनके आसपास थे, समंदर का पानी इनके ऊपर था। इन्होंने अपना सांस रोका हुआ था और ये वर्टिकल पाइप से होते हुए रॉकेट की तरह 1200 फीट लंबे पाइप में घुस जाते हैं। खुद इमेजिन करो, तमाम 5 लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने अपना सांस रोका हुआ था और ये पानी में शूट करके आगे जा रहे थे। इन्हें पाइप में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसके अंदर जगह भी बहुत तंग थी, सिर्फ 2.5 फीट थी। इनके कंधे भी बड़ी मुश्किल से इसमें फिट हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद पाइप का प्रेशर भी नॉर्मल हो गया और वो वैक्यूम इफेक्ट भी बंद हो जाता है। पानी पाइप में भी भरना बंद हो जाता है और वो हैबिटेट दोबारा से हवा से भर जाता है। जब पाइप में एयर नॉर्मल हो जाती है तो वो 5 लोग भी रुक जाते हैं और लकीली वो ऐसी जगह पे रुके थे जिधर पाइप थोड़ा सा बेंड था और उस सेक्शन में थोड़ी सी हवा थी इनके सांस लेने के लिए।
वो लोग पाइप में चीखने लग गए थे और उनको पता चलता है कि तमाम पांचों लोग ही इस पाइप में घुस गए हैं। इनके पास कैमरा था जिसमें वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, सील खोलने से लेकर इस पाइप में एंटर होने तक। ये लोग पाइप में फंस गए थे और हिल भी नहीं सकते थे। पाइप में ऑयल और पानी भरा हुआ था और सिर्फ इनके मुंह वाली साइड पर एयर पॉकेट थी जिससे ये सांस ले सकते थे। ये लोग दर्द से तड़प रहे थे और इनकी हड्डियां भी टूटी हुई थी। फिर इनको पता चलता है कि क्रिस्टोफर सबसे क्लोज है उस सेक्शन के जिससे ये पाइप में एंटर हुए हैं। क्रिस्टोफर को पता था कि अगर इन्होंने जिंदा बचना है तो उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा जिस रास्ते से ये लोग पाइप में एंटर हुए हैं। तो क्रिस्टोफर ने ही लीड करना था इन्हें वापसी के रास्ते। सिर्फ एक ही तरीका था पाइप में मूव करने का, वो था पांव की एड़ियों को हिलाकर आगे बढ़ना। पांचों एक दूसरे के कंधे पे पांव रखकर अरेंज हो जाते हैं और क्रिस्टोफर वापसी के रास्ते इनको लीड करता है। इन लोगों को पता था कि इन्हें फौरन ही कुछ करना पड़ेगा रेस्क्यू का वेट किए बगैर, क्योंकि एक तो इन्हें ये नहीं पता था कि इनके साथ हुआ क्या है, इसके अलावा साथ ही कहीं और ज्यादा पानी ना आ जाए पाइप के अंदर, और इन्हें ये भी पता था कि पाइप में बहुत ही कम एयर है, ज्यादा देर रुके तो ये लोग दम घुटने की वजह से मर जाएंगे। इस तरह रगड़ते हुए ये लोग पाइप के पहले फ्लडेड सेक्शन पर पहुंच गए। अब यहाँ पर आप लोग ये बात समझो कि इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आगे फ्लडेड सेक्शन कितना बड़ा है, और अगर एक बार इस फ्लडेड सेक्शन में घुस गए तो या तो अगली एयर पॉकेट मिलेगी या फिर ये लोग डूब कर मर जाएंगे। तो होता यह है कि क्रिस्टोफर और फैजल दोनों ही तैयार थे मेंटली और फिजिकली भी इस सुसाइड मिशन को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी इनके कोलीग्स चीख रहे थे कि ना जाओ, लेकिन क्रिस्टोफर और फैजल बोलते हैं किसी को तो जाना पड़ेगा सरफेस पर हेल्प लेने के लिए। फिर क्रिस्टोफर और फैजल रगड़ते हुए एक साथ सांस रोकर इस अंधेरे फ्लडेड सेक्शन में एंटर हो जाते हैं। लकीली ये फ्लडेड सेक्शन इतना बड़ा नहीं था और वो दोनों दूसरी एयर पॉकेट में एंटर हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा लक उनके साथ ये होता है कि क्रिस्टोफर को स्कूबा टैंक मिल गया था और वो भी दो दो मिल जाते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से एक टैंक फैजल को पास करता है। अब इन दोनों के पास एयर टैंक्स थे, जिसका ये मतलब था कि ये लोग अब इस पाइप के बड़े बड़े फ्लडेड सेक्शन में भी एंटर हो सकते हैं। तो ये दोनों मजीद फ्लडेड सेक्शन में रगड़ते हुए एंटर होना शुरू कर देते हैं। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि टैंक में कितनी ऑक्सीजन रह गई है, बस ये लोग तुक्के पे चल रहे थे। फिर घंटों तक पाइप में घसीटने के बाद फाइनली ये लोग एक एयर पॉकेट में आते हैं जिधर फैजल की बस हो जाती है। वो क्रिस्टोफर को कहता है कि बस यहीं रुक जाओ। क्रिस्टोफर को पता चल जाता है कि फैजल ने आगे नहीं आना उसके साथ, तो वो उसको कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से अकेला आगे जाता हूँ और वापस मदद लेकर जरूर आऊंगा। फिर क्रिस्टोफर पाइप के मजीद फ्लडेड सेक्शन में घुसता है और रगड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसके टैंक में बहुत ही कम एयर बच गई थी। फिर अचानक उसका टैंक मुड़े हुए पाइप पे लगता है, जिसका ये मतलब था कि वो वर्टिकल सेक्शन पर पहुंच गया है, तो वो हैबिटेट उसके ऊपर था। तो क्रिस्टोफर बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ मुड़ता है और स्विम करता हुआ बाहर की तरफ मुंह निकालता है इस वर्टिकल सेक्शन से। अब क्रिस्टोफर इस एयर पॉकेट में निकल आया था, लेकिन पानी का लेवल इतना ऊपर नहीं था कि वो पाइप से खुद ही बाहर निकल सके। बस उसके लिए ये सब ऐसा था जैसे वो पानी के कुएं के नीचे हो, बाहर नहीं निकल सकता। लकीली उस वर्टिकल सेक्शन पर एक चेन लटकी हुई थी जिसकी मदद से क्रिस्टोफर उसको पकड़कर रुका रहा, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसको बचाने कोई आएगा भी। फिर दो रेस्क्यू डाइवर सरफेस से उस हैबिटेट में आते हैं। वो लोग क्रिस्टोफर को बाहर निकाल लेते हैं। क्रिस्टोफर को ये लोग सरफेस पर ले आते हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि वहां पर कोस्ट गार्ड्स और बाकी रेस्क्यूअर्स भी आए हुए हैं और उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग तैयार हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। क्रिस्टोफर के होश उड़े हुए थे। वो अथॉरिटीज के पास भाग कर जाता है और उनको बताता है कि उसके चारों दोस्त पाइप में जिंदा हैं और वो अभी भी उस एयर पॉकेट्स में है, जाओ और उनको बचा लो जाके। लेकिन अथॉरिटीज बोलती है कि सेफ नहीं है रेस्क्यूअर्स को पाइप में भेजना। जब क्रिस्टोफर को पता चलता है कि उसके दोस्तों को ये लोग नहीं बचाएंगे जो उस पाइप में जोर जोर से मारकर मदद मांग रहे हैं, तो वो खुद ही पानी में कूदने की कोशिश करते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन अथॉरिटीज उसको पकड़कर हॉस्पिटल भेज देते हैं। क्रिस्टोफर को रेस्क्यू करने के बाद 2 दिन तक उसके कॉलीग उस खौफनाक हालत में फंसे रहते हैं उस पाइप में। वो लोग पाइप में जोर जोर से मारते रहते हैं कि उनकी आवाज सरफेस पर कोई सुन ले और उनको बचाने आ जाए, लेकिन फाइनली 27 फरवरी को वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। बाकी चारों लोग उस पाइप में फंसकर मर जाते हैं। उसके बाद इनकी बॉडीज को बाहर निकाल लिया जाता है। और अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ काजिम की, जो रेंच पकड़कर उस हैबिटेट में जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो ब्लैक हो गया है, जबकि उसी सेकंड वो पाइप में होते हैं।
इसके अलावा एक और बंदा था जो रात के टाइम शिप में फंस गया था और तूफान की वजह से उसकी शिप डूब जाती है। वो बंदा डूबी हुई शिप में समंदर के बॉटम में चला जाता है। इसके बाद उस बंदे के साथ क्या हुआ, इसमें मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर समंदर की गहराइयों में इस बंदे के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।